वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम योगा की चर्चा करेंगे, लेकिन जो योग बनते हैं, कंजंक्शन बनते हैं, उनके कुछ टाइप्स होते हैं। तो हमें किसी भी कुंडली को देखते समय दोनों ही टाइप्स को ध्यान रखना होता है। कैसे वो टाइप्स डिसाइड होंगे, आज इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं चंद्र मंगल योग है, सूर्य गुरु का योग है, और कभी कभी हम सुनते हैं कि पंचमेश और दशमेश का संबंध है, ये योग है। तो पहली चीज कि योग जो है उसको दो आधारों पे बांटा गया है। कोई भी जन्म कुंडली जो है उसके अंदर अलग अलग भावों के स्वामी अलग अलग ग्रह हो सकते हैं। मान लीजिए हम दो कुंडलियों को बनाते हैं। एक कुंडली हम बना देते हैं 1 नंबर से, ये 1 नंबर से बनती कुंडली, ठीक है। और एक और कुंडली हम बना देते हैं, किसी और लगन के लिए बना देंगे, 3 या 4 नंबर को लेके उसको बना देते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 9th हाउस, ये हो गया 10th, 11th और ये 12th। सपोज ये एक दूसरी कुंडली है। इस कुंडली में मान लीजिए हम बना देते हैं इसको 3 नंबर से ले लेते हैं। चलिए, अब इसमें देखेंगे कि सिचुएशन कैसे बदलेंगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। देखिए, इन दोनों ही कुंडली में अगर हम देखें तो राशियां क्योंकि भाव के अंदर बदलती जा रही हैं, इसीलिए जो ग्रह हैं उनका स्वामित्व बदल जाएगा। जैसे कि इस कुंडली में बात करें कि पंचमेश कौन है, तो इस कुंडली में यहाँ पे 5वें घर में 5 नंबर की राशि लिखी हुई है। इस कारण से जो पंचमेश है वो सूर्य होंगे। जबकि इस कुंडली में जो ये 5वां घर है, यहाँ पे शुक्र की राशि लिखी हुई है, तो यहाँ पे पंचमेश शुक्र होंगे। इसीलिए जितने भी कॉम्बिनेशंस हाउस के बेस पर बनते हैं वो हमेशा पंचमेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश इन शब्दों के साथ देखे जाते हैं। जबकि कॉम्बिनेशंस में जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि ग्रहों के कारण कॉम्बिनेशन बन रहा है, मान लीजिए इस कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन बने जो कि सूर्य और साथ साथ शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो इसको रीड करेंगे पंचमेश का कॉम्बिनेशन है दशमेश, या पंचमेश का कॉम्बिनेशन है आपके आयेश के साथ, लाभेश के साथ। यहां पे अगर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बना, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बना, तो हम पढ़ेंगे कि यहां पे तृतीयेश, पराक्रमेश का संबंध है किसके साथ, अष्टमेश के साथ, या फिर आपके नवमेश, भाग्येश के साथ। तो ग्रहों की क्योंकि राशियां अलग अलग भाव में आती हैं, अलग अलग लग्नों में, इस कारण से ग्रह उन भाव के स्वामी हो जाते हैं, और वो कॉम्बिनेशंस जब भी भाव के आधार पे बनते हैं वो या तो राजयोग बनाते हैं या तो धन योग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर उस ग्रह को जो स्वामित्व प्राप्त है, किसी एक भाव का स्वामित्व प्राप्त है, और भाव का आपस में जुड़ना या तो राजयोग का निर्माण करता है या फिर धन योग का निर्माण करता है, या फिर एक और योग होता है जिससे हम दरिद्रता की तरफ देखते हैं, उस योग का भी निर्माण करता है। तो ये सारे जो होते हैं ये आपके भाव के आधार पर होते हैं। दूसरा जो है वो है प्लैनेट बेस्ड। प्लैनेट बेस्ड में हमने कई बार देखा कि लोगों ने बोला सूर्य और चंद्रमा साथ में आए, अमावस्या का जन्म है, बहुत अच्छा नहीं मानते, ठीक है, तो उसको अशुभ योग में काउंट कर लिया। राहु और गुरु का संबंध बनता हो तो उनको गुरु चंडाल कहा, उसको भी अशुभ योग में
काउंट करा गया। इसी तरीके से गुरु मंगल का योग बनता हो तो उसको उन्होंने शुभ योग माना है, तो उसको एक पॉजिटिव साइड पे लेकर आ गए। कई जगहों पे लोगों का मानना है कि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं शुभ या अशुभ वाली बात होती है, ग्रहों के आपस में कॉम्बिनेशंस के कारण होती है। किसी भी कुंडली में जब कभी भी कोई योग को पढ़ना है तो आपको सबसे पहले जो लगाना पड़ेगा वह हाउस बेस्ड योगा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाउस उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर एक पर्टिकुलर प्लैनेट ने रूल्ड किया है, ये पहली हकीकत है। ठीक है, इसीलिए तो अलग अलग नंबर से लिखे हुए अलग अलग लग्नों के जातक जातिकाओं का जन्म हुआ है। किसी के लिए जैसे ये कुंडली है, यहाँ पे चंद्रमा सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो चंद्रमा का यहाँ पे काम है कुटुंबजन, खाना पीना और सेविंग्स बचत के ऊपर कंट्रोल करना। जबकि इसी चंद्रमा का इस लगन के अंदर काम है मनोस्थिति के ऊपर, पारिवारिक स्थिति के ऊपर, सुख संसाधन के ऊपर अपने कंट्रोल को बनाए रखना। ग्रह तो वही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे लगन बदलते जाएंगे उसका स्वामित्व बदलने के कारण कहीं ना कहीं उसकी जो पोटेंशियल कैपेसिटी है, जो जिम्मेदारी है उस पर्टिकुलर लगन के लिए, वो बदलती जाती है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं राजयोग धन योग क्या है, शुभ और अशुभ योग जो है उसको हम ग्रहों के साथ ही जोड़ेंगे। काल पुरुष की कुंडली को उठा लेते हैं, या काल पुरुष की कुंडली ना भी उठाएं तो भी आपको इसके लिए सिर्फ हाउसेस की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा भाव किस चीज को दर्शाता है। फर्स्ट हाउस जब भी कनेक्ट होता है, फर्स्ट हाउस जब भी कनेक्ट होता है तो वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस हमेशा पर्सनैलिटी को दर्शाएगा, हेल्थ को दर्शाएगा। सेकंड हाउस जो है वो क्योंकि सेविंग्स को दर्शाता है, इसीलिए राजयोग में बनने के लिए सेकंड हाउस एक प्रोमिनेंट कंडीशन है। सेकंड हाउस क्योंकि वेल्थ को दर्शाता है, इसीलिए जो भी राजयोग बनेंगे उसमें सेकंड हाउस की इंपॉर्टेंस आएगी। कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने राजयोग में वेल्थ को लिखा है, जो सिर्फ धन योग में आएगा। दोनों में आएगा, धन योग में भी आएगा, लेकिन राजयोग में सेकंड हाउस आएगा। वो क्यों? क्योंकि राज्य तो तभी चलेगा जब किसी के पास सेफ्टी सिक्योरिटी होगी फाइनेंस की, उसके बिना तो कहीं कोई राज्य चल ही नहीं सकता। इसीलिए सेकंड हाउस का रोल राजयोग में आएगा ही आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, जबकि धन योग में वो डायरेक्ट कंडीशन बनाएगा। यानी कि राजयोग में सेकंड हाउस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, थोड़ी सी वीकनेस भी लेगा तो चलेगा, लेकिन धन योग में सेविंग्स के उसमें जो सेकंड हाउस की पोजीशन या होगी कंडीशन वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूरी की पूरी एक स्ट्रांग फाउंडेशन ही बनेगी वेल्थ के ऊपर। धन का योग है, वेल्थ का योग है। राजयोग में क्या है? राजयोग में जिम्मेदारी आएगी, तो जिम्मेदारी के साथ साथ उसके पास एक अमाउंट ऑफ वेल्थ आएगी, क्योंकि आप किसी ना किसी पद पे बैठोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पद पे बैठे और आपको कुछ भी ना मिले। इसलिए राजयोग में सेकंड हाउस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होगी कंपेयर टू धन योग वो थोड़ी सी कम होगी। फिर बात करें फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस तो स्वयं है, फर्स्ट हाउस तो दोनों में ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस जो है वो करेज है, पराक्रम है। ठीक है, ये करेज और पराक्रम को दिखाता है। करेज और पराक्रम अगर बहुत ज्यादा है, ये किसके पास होता है? ये दोनों में ही आता है। इसलिए ये भाव दोनों के लिए न्यूट्रल है, राजयोग के लिए भी न्यूट्रल है और धन योग के लिए भी न्यूट्रल है, क्योंकि बिना पराक्रम बिना साहस के ना तो कोई धन अर्जित होगा और ना ही कोई पद प्राप्ति हो पाएगी, आप उस पर बैठ पाओगे। यह है चौथा भाव, ये सुख का भाव कहलाता है। राजयोग में सुख जो है ना वो कम होता है, राजयोग में सुख कम होता है, धन योग वाले के पास सुख होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस इज अ प्रॉपर्टी। जितनी ज्यादा वेल्थ है वो ज्यादातर अपने किसी ना किसी प्रॉपर्टी को मेक कर जाते हैं।
ठीक है, इस कारण से फोर्थ हाउस जो है ये धन योग को सपोर्ट करेगा, राजयोग को सपोर्ट नहीं करेगा। राजयोग में क्या होता है, आपको एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रॉपर्टियां मिलती हैं, उसके बाद उसको वापस दे दिया जाता है, क्योंकि आप कोई भी किसी बड़े पोस्ट पे बैठते हैं, किसी अच्छी नौकरी में बैठते हैं, आपको ट्रांसफर्स, पोस्टिंग सब कुछ होती है, आपको चीजें मिलती हैं, लेकिन वो वापस कर देनी होती है, इसलिए वहां पे फोर्थ हाउस उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता। फिफ्थ हाउस की इंपॉर्टेंस किसको है, फिफ्थ हाउस की इंपॉर्टेंस राजयोग को है, इसको पांचवें घर में ज्यादा प्रोमिनेंट चाहिए राजयोग करने के लिए, क्योंकि उसके पास एक बुद्धि होनी चाहिए उस शासन को चलाने के लिए। ठीक है, तो राजयोग करने वालों को फिफ्थ हाउस में ज्यादा प्रोमिनेंसी चाहिए, जबकि धन योग वाले को जो फिफ्थ हाउस है ये सिर्फ सपोर्टिव चाहिए कि उनके दिमाग में एक कैलकुलेशंस चलती रहे और वो अपने काम को बना सके। इनके लिए ये प्रोमिनेंट है, इनके लिए ये सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, क्योंकि है तो लक्ष्मी स्थान, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर कर रहा होगा। सिक्स्थ हाउस की बात करें, ये जो है ये सर्विस को रिप्रेजेंट करता है और ये संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर राजयोग में इसकी एक अपनी ही खासियत होगी। धन योग में ये सिर्फ सपोर्ट करेगा, यहां पे मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा, धन योग में वो सिर्फ सपोर्ट करेगा, इसको यहां पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंसी नहीं मिलेगी। इसको प्रोमिनेंसी मिलेगी धन योग में सेवेंथ हाउस को। सेवेंथ हाउस आपका मजबूत होगा तो आप व्यापार करोगे, और व्यापार के कारण ही ज्यादातर जगहों पर धन देखने को मिलता है। तो राजयोग और धनयोग के बीच का एक जो लाइन है वो है सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस की डिमार्केशन। अगर सेवेंथ हाउस बल ले रहा है तो वो आपको बिजनेस की तरफ लेके जाता है। अब बिजनेसेस के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, वो अलग मुद्दा है। राजयोग जो है वो सर्विसेज की तरफ लेके जाता है और वो सिक्स्थ हाउस का एक रोल इंपॉर्टेंट लेता है। आठवां घर जो है, ये हो गया सेवेंथ कंप्लीट। आठवां घर जो है ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन आठवां घर किसको सपोर्ट करेगा, आठवां घर सपोर्ट करेगा बेसिकली राजयोग को। आठवां घर हमेशा सपोर्ट करता हुआ देखा जाता है राजयोग में। जिनके पास भी राजयोग होता है उन्हीं के पास आठवां घर होता है, उनको क्या है कई बार अकेला भी रहना पड़ता है। धनयोग में ये सपोर्ट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको अचानक से जायदाद मिलती है, जिनको अचानक से जायदाद मिलती हो, उस केस में एट्थ हाउस यहां पे एक रोल निभाएगा, बट सिर्फ एक सपोर्टिव रोल निभाएगा, स्ट्रॉन्ग रोल नहीं निभाता। नाइन्थ हाउस तो प्राइम इंपॉर्टेंट, क्योंकि किस्मत के बिना ना तो राजयोग मिलेगा और ना ही धन योग, इसीलिए नाइन्थ हाउस का कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों में ही कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, धन योग बनाना हो या फिर आपको राजयोग बनाना हो। ठीक। टेंथ हाउस जो है ना वो स्टेटस होता है, और स्टेटस दोनों के पास ही होता है, लेकिन माना यह जाता है कि जिनके पास राजयोग है उनके पास एक अच्छी साइन सील वाली जॉब है, अच्छी कंडीशन है, यानी कि वो एक अच्छे स्टेटस पे मौजूद है। इस कारण से टेंथ हाउस जो है ये भी राजयोग को सपोर्ट करता है। धन योग जो है वो वेल्थ को सपोर्ट कर रहा है। अगर साथ ही साथ टेंथ हाउस ने सपोर्ट किया है धन योग के साथ, तो फिर ऐसे लोग बहुत ही नामी, एक वेल स्टेटस वाले धन के अधिकारी होते हैं। जैसे कि आप रिलायंस के समूह को देख सकते हो, अंबानी जी में दिख जाएगा, या फिर आप टाटा जी की कुंडली में देखोगे, वहां पे आपको दिख जाएगा। स्टेटस है उनका अपना, तो वो टेंथ हाउस के कारण है, और उनके पास एक अच्छी वेल्थ है, तो उसमें नाइन्थ भी सपोर्ट कर रहा है और टेंथ भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे जिनको कि हम उतने नाम से, उतने स्टेटस से नहीं जानते, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं अपना एक बिजनेस चला रहे हैं, अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए टेंथ हाउस उन केसेस में उतना स्ट्रांग नहीं है, परंतु उनका धन योग फिर भी काम कर रहा होता है। 11th हाउस का सबसे ज्यादा जो सपोर्ट चाहिए होता है, 11th हाउस का सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, वो होता है धन योग के लिए। जबकि राजयोग में 11th हाउस एक तरीके से न्यूट्रल हाउस है। ठीक है, राजयोग के लिए 11th हाउस एक न्यूट्रल हाउस है। क्यों? क्योंकि लाभ के बिना
तो कुछ हासिल ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये न्यूट्रल है, सिर्फ लाभ करा देगा, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे तो हमेशा ही लाभ होना चाहिए, व्यापारी का धन जिसके पास है उसको हमेशा लाभ ही चाहिए, इसलिए इसके में ऑल टाइम रिक्वायरमेंट है 11th हाउस की, जबकि इसके में ऑल टाइम रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक बार वहां क्लिक करके पहुंचाना ही होता है उसको, उसके बाद आपको अपनी मेहनत से काम करना पड़ता है। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस राजयोग में तो कोई सपोर्ट नहीं करता, यहां पे तो 12th हाउस को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, धनयोग के अंदर 12th हाउस सपोर्ट करता है, धनयोग वालों को 12th हाउस का सपोर्ट होता है। कंडीशन ये होती है कि 11th की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू 12th, धन के आने का जो पावर है वो ज्यादा होता है बजाय, यानी कि लाभ ज्यादा होता है और खर्चे जो होते हैं वो कम हुआ करते हैं, तो उस कंडीशन में बना करते हैं आपके धन योग। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम स्पेसिफिकली राजयोग की चर्चा करेंगे और फिर धन योग की चर्चा करेंगे, और आने वाले वीडियोस में हम ग्रहों की भी आपस में कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चा करेंगे, गुरु मंगल क्या होता है, शनि मंगल क्या होता है, इस तरीके से हम योग को स्टेप बाय स्टेप करके पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।